बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 29 इज़ रिलेटेड टू सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल वाला स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किए थे। हम इससे पहले ये देख चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स किनको कहा जाता है, कि ग्रुप्स क्या होते हैं, और पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने हेल्प आउट किया। इसमें एक साइंटिस्ट जो था हम डिस्कस कर चुके, दैट इज़ डोबनियर ट्राइएट्स, एंड दूसरे जो थे दैट वाज न्यूलैंड। डोमिनियर ट्राइएट का थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। इन्होंने 3 एलिमेंट्स, ट्राइएट्स मीन 3, ये हमारे पास 3 एलिमेंट का एक ग्रुप ले रहे थे, ठीक है, और उनको अरेंज करते हुए फर्स्ट वन और थर्ड वन इन दोनों के मैसेज को प्लस करते थे, और जो मैस आ जाता था वो दरमियान वाले का होता था, 2 पे डिवाइड करके। न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने 8 एलिमेंट की अरेंजमेंट की, और इन्होंने कहा कि जी 7 एलिमेंट जो है वो डिफरेंट होते हैं, और 8वां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वन जैसा होता है। इट वॉज रिपीट देयर प्रॉपर्टी, ये अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट करता जाएगा। आज हम देख लेते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल बनाने में। मेंडलीफ ने काफ़ी सारा जो है वो काम किया। किस तरह से इसने ज़्यादा काम किया और कैसे इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा है, इसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले उसने हमें ये बताया कि जी ये हमारे पास मेंडलीफ जो थे दैट वाज रशियन केमिस्ट। इन्होंने अरेंज किए एलिमेंट 63। सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अरेंज हुए थे वो हमारे पास थे 63, दैट वाज अरेंज्ड बाय मेंडलीफ। इसके साथ साथ मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को भी बिल्कुल उसी तरह से अरेंज किया जिस तरह से डोबनियर ट्राइएड एंड न्यूलैंड ने किया। डोबनियर ने भी इंक्रीजिंग ऑफ अटोमिक मैस के लिहाज से किया था। न्यूलैंड ने भी इंक्रीजिंग अटोमिक मैसेस के लिहाज से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। मेंडलीफ ने भी वही तरीकाकार अपनाया। उन्होंने भी एलिमेंट में 63 एलिमेंट जो लिए थे उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह से अरेंज किया कि जैसे जैसे अटोमिक मैसेस बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वो उनको वहाँ पर अरेंज करते थे। अटोमिक मैस 1 वाला पहले रखा, 2 वाला बाद में, 3 वाला उसके बाद, करते करते इसने इंक्रीजिंग अटोमिक मैस के लिहाज से इनको अरेंज कर लिया। हाँ, इन्होंने एक काम और किया था। इन्होंने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज वर अरेंज्ड इन सेम ग्रुप। ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी उनको उठाया और वर्टिकल कॉलम्स में रख दिया। वर्टिकल कॉलम्स क्या थे, ये हमने कल पीरियोडिक टेबल जब देखा था तो हमने कहा था कि इस तरह की जो लाइनें हैं, इस तरह के जो पिलर्स बने हुए हैं, उसने कहा कि अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, तो उनको उसने वर्टिकल कॉलम में रखा। वर्टिकल कॉलम का मतलब है कि ग्रुप में रख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप में जो एलिमेंट पड़े हैं उन सब की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये आगे आपको काम आएगी। अब तक की बातें जो मेंडलीफ हमें बता रहे थे, मेंडलीफ ने टोटल 63 एलिमेंट्स अरेंज किए और उनको अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मैसेज जो है वो अरेंज किया। अरेंज करते हुए उन्होंने देखा कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी उनको वर्टिकल कॉलम्स मीन उन्हें सेम ग्रुप में रखा। ठीक है जी, ये बातें आपने अपने ज़हन में रखनी। उसके बाद है हमारे पास मेंडलीफ ने जैसे ही अपना पीरियोडिक टेबल कंप्लीट किया, उन्होंने एक लॉ दे दिया। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के लॉ के मुताबिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल में काम करती हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में उनका असर होता है एटॉमिक मैसेज की बेस पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मैसेज की बेस पे चेंज हो जाती हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है चेंज द प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मैसेज। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन एक टर्म है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लाजमी लिखना। यानी मेंडलीफ ने जब 63 एलिमेंट्स अपने अरेंज कर लिए, उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वालों को ग्रुप में डाल दिया, तो उसके बाद उसने जो है वो एक लॉ दे दिया। उसने कहा कि अब जब भी कोई एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में रखोगे तो उनको अरेंज करते हुए एटॉमिक मैसेज का ख्याल रखना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मैसेज की बेस पर एलिमेंट के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन कोई भी चीज़ चेंज होती है पीरियोडिकली मीन पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एटॉमिक मैसेज की बेस पर चेंज हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, या कहीं पर आप अगर पढ़ो तो एक और टर्म भी यूज़ की जाती है, दैट इज़ पीरियोडिक मैनर।
दोनों वर्ड जो है वो यूज़ हो रहे हैं। अगर बच्चे कोई और लिटरेचर देखते हैं, अगर ये वर्ड आप यूज़ कर देख रहे हो तो उसको परेशान नहीं होता होना। एटॉमिक मैसेस की बेस पर पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का चेंज हो जाना, एलिमेंट्स के फंक्शंस का चेंज हो जाना क्या कहलाता है जी? ये कहलाता है हमारे पास पीरियोडिक लॉ। किसके अकॉर्डिंग? मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब और स्टेट द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मेंडलीफ ने सारे काम करने के बाद अपना लॉ दे दिया, लेकिन जब दूसरे साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया तो इसके पीरियोडिक टेबल में भी कुछ डिफेक्ट्स आ गए। अब इसके पीरियोडिक टेबल में कौन से डिफेक्ट आए? पहला डिफेक्ट क्या था? मेंडलीफ वाज नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एक्सप्लेन नहीं करता था, यानी कैन नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स बाय मेंडलीफ। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की जो आइसोटोप्स की कंडीशन थी उसकी पोजीशन का नहीं पता था। यानी अगर कार्बन है तो कार्बन 6, 12, 13, कार्बन 6, 12 का तो पता था कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पड़ा है। कार्बन 13 एंड 14 का कोई अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि वो पीरियोडिक टेबल में किस जगह पे पड़े हैं। क्या उनके लिए अलग से टेबल बनाना पड़ेगा या उसी जगह पे मौजूद है, वटएवर कुछ भी था। तो उस वक्त मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो है वो ये एक्सप्लेन नहीं करता था। ठीक हो गया। तो दूसरा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट या फेलियर क्या था? सम एलिमेंट वाज अरेंज विद रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मैसेज गलत थे और उनको उसी तरह से अरेंज किया हुआ था। किसमें? पीरियोडिक टेबल में। यानी रशियन साइंटिस्ट जो था उसने 63 एलिमेंट्स भी अरेंज कर लिए और उसके बाद उसने एटॉमिक मैसेज की बेस पे उनको अरेंज भी किया, एक जैसे एलिमेंट्स को ग्रुप में रखा और इसके साथ साथ उसने पीरियोडिक लॉ भी दे दिया। लेकिन इसके बावजूद जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर दो मेजर फेलियर्स हैं, दो मेजर आपके पास क्या है जी? डिफेक्ट्स हैं। पहला डिफेक्ट ये है कि ये आइसोटोप की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि आइसोटोप कहाँ होंगे और पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन क्या होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे, सारे नहीं, चंद एक एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मैसेज ही गलत थे और उन गलत एटॉमिक मैसेज की बेस पे ही उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया गया था। अब ये बाद में कोई साइंटिस्ट आए होंगे, उन्होंने दोबारा से सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मैस लिया। तो अच्छी टेक्निक, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है टेक्नोलॉजी बेस्ट से बेस्ट होती चली जाती है। जैसे अब हम देखते हैं हमारे पास आजकल जो चीज़ें हैं वो आज से पहले वाली चीज़ों से टोटली डिफरेंट भी हैं और बेस्ट भी हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास चीज़ों की जो एनालिसिस करने की सलाहियत है वो पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से साइंटिस्ट ने जब पहले की निस्बत दोबारा उन्हीं एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए स्टडी करके देखा तो उन्हें पता चला कि जी कुछ एलिमेंट्स भी ऐसे हैं जिनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो गलत हैं। इसकी बेस पर उन्होंने टोटल मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को डिस्कार्ड या रिजेक्ट तो नहीं किया, लेकिन इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश में लग गए। उनके लिए पहला जो टारगेट पॉइंट था वो ये था कि एटॉमिक मैसेज को करेक्ट किया जाए। इन एटॉमिक मैसेज को करेक्ट करने के हवाले से हमारे पास एक छोटी सी चीज़ है, उसको हम देख लेते हैं। ये फेलियर्स आपको कहाँ मिलेंगे? इट्स पेज नंबर 45 और आपको फेलियर मिलेंगे यहाँ पर पेज नंबर 45 के लास्ट पे। हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज, और उसके साथ साथ रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। मैंने दोनों को पॉइंट की सूरत में लिख दिए। सम सजेस्टेड दैट एटॉमिक मैसेज ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज द बेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है जी, अब जैसे उसको ये पता चला साइंटिस्ट को कि एटॉमिक मैसेज रॉन्ग है, तो उनमें से कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हो सकता है पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पर अरेंज ही ना किया जाता हो, कोई और ऐसी चीज़ हो जिसकी बेस पे हमने अरेंज करना है। ठीक है, सेकंड फेलियर जैसे ही आया साइंटिस्ट ने एक, आप कह सकते हो कि उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर कुछ एलिमेंट गलत एटॉमिक मैसेज के साथ पड़े हुए हैं तो हो सकता है और भी ऐसे हों या आने वालों में से भी कोई ऐसा हो। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा हो सकता है कि पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते वक्त बेस्ड एटॉमिक मैस ना हो। ये उन्होंने उस वक्त प्रिडिक्शन दी थी। पेज नंबर 46 पे जब आप पहुंचोगे तो वहां पे भी एक पीरियोडिक लॉ दिया हुआ है। इस पीरियोडिक लॉ में और जो पीछे आपने पीरियोडिक लॉ पढ़ा है उसमें क्या फ़र्क है? पीछे जो पढ़ा है वो पीरियोडिक लॉ हमेशा मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ के नाम से आएगा। अगर सिर्फ
पीरियोडिक लॉ आ गया तो आपने ये वाला लिखना है जो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। जब साइंटिस्ट को इस चीज़ का आइडिया हुआ कि जी एटॉमिक मैसेस की बेस पर एलिमेंट को अरेंज करना ही गलत है, तो वो दोबारा से इस खोज में लग गए। ये काम सबसे पहले एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर्स वाला स्टार्ट किया था मोज़ले ने 1913 में। एच मोज़ले वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वाज डिस्कवर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन एटॉमिक नंबर। ये एमसीक्यूज बहुत आता है हमारे पास कि एलिमेंट के एटॉमिक नंबर किसने डिस्कवर किए थे। इट वाज डिस्कवर्ड बाय एच मोज़ले 1913। 1913 में एच मोज़ले ने ये कंट्रीब्यूशन किया कि उन्होंने एलिमेंट के एटॉमिक नंबर दे दिए। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ये पिछला आर्टिकल दोबारा रिवाइज कीजिएगा। 9th क्लास जब मैं आपको ये कह रही होती हूँ कि पिछला आर्टिकल रिवाइज करें तो आप मस्ट रिवाइज कर लिया करो ताकि आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए एटॉमिक मैसेज एटॉमिक नंबर वाली क्या है। ठीक है जी। अच्छा, इन ये जो हमारे पास अब दोबारा एक पीरियोडिक लॉ आ गया, इसके अकॉर्डिंग क्या था, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ये पीरियोडिक लॉ एलिमेंट की एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद आया। ठीक है। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ वाज चेंज्ड। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ फिर चेंज हो गया। ये चेंज फिर किया किसने, यानी एटॉमिक मैस को चेंज किसने किया एटॉमिक नंबर में, डिस्कवरी किसने दी एटॉमिक नंबर में, एच मोज़ले 1913। ठीक है, लिखा मैंने नहीं है, आपने मस्ट बुक कंसल्ट करनी है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहलाता है, सिंपल पीरियोडिक लॉ भी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन वही है जो पीछे आपने पढ़ी थी, सिर्फ एक वर्ड चेंज कर देना आपने। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब देखें यहाँ एटॉमिक नंबर आ गया, जो पुराने वाला था उसमें क्या है, एटॉमिक मैस। सिर्फ एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर का फर्क है, पिछली स्टेटमेंट सेम टू सेम आ रही है। मोज़ले के बाद ये चीज़ अरेंज करके दे दी गई कि नहीं जी, एलिमेंट्स के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को तब्दील करने का जो रुझान है वो एटॉमिक मैस की बुनियाद पर नहीं होता। किस बुनियाद पर होता है जी, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर होता है। और आज तक हम पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे हैं वो इस लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, इसको हम सिंपल पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। बी माइंडफुल 9th क्लास, दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है, दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, आज का आपका होम टास्क ये है कि आपने मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का डिफरेंस लिखना है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ एंड दूसरा क्या है जी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है। और डिफरेंस लिखते हुए याद रखें, क्वेश्चन जब डिफरेंस का आता है तो दरमियान में लाइन लगानी है, उसके बाद आप इसको लिखोगे। यहाँ आप मेंडलीफ लिखो, यहाँ आप क्या लिखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट, यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट। अभी जो आपने अपने पेपर दिए हैं उसके अंदर भी जिन बच्चों ने डिफरेंसेस इस तरह से नहीं लिखे उनको मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि बोर्ड का ये पैटर्न नहीं है। डिफरेंस का मतलब ये होता है टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दीज, दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करो, आमने सामने लेके। हाँ, स्टेट होता यानी स्टेटमेंट देनी है, डिफाइन करना है, तो आप इसको पैराग्राफ की सूरत में लिख सकते। तो चीज़ों को अटेम्प्ट करना आता सबको होता है, लेकिन हाउ टू रिफ्लेक्ट दी आंसर शीट ये आपको क्लियर नहीं होता। इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करें। ठीक है जी। बाकी जिस तरह से मैंने पॉइंट्स बना लिए हैं, इनको आप चाहो तो अपनी नीट नोटबुक के ऊपर पॉइंट की सूरत में लिख सकते हो। फेलियर्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं, फेलियर्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा आएगा तो शॉर्ट आएगा। ठीक है जी, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। 9th क्लास इजी आर्टिकल है, मुश्किल नहीं है। पेज नंबर 45 एंड 46 को आपने कंसल्ट करना है और बार बार आप इसको सुनने के बाद बुक से रीड लाजमी कीजिएगा। ओके बेटा, गुड लक एंड थैंक यू।